ठीक है, मार्केट डिमांड फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका है जनसंख्या का आकार, पॉपुलेशन साइज, नंबर ऑफ बायर्स। देखो ये चीज कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाली जो जनसंख्या है वो कितनी ज्यादा है। तो जो जनसंख्या है, ठीक है, जैसे मान के चलिए आप बच्चों के शूज बनाते हो, तो आपका जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर छोटे बच्चों की संख्या कितनी है। अगर छोटे बच्चों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ने लग जाएगी। छोटे बच्चों की संख्या अगर घटेगी तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी घट जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मान के चलिए आप बूढ़े लोगों के लिए कुछ चीजें बनाते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, तो बूढ़े लोगों की जो अगर जनसंख्या अगर ज्यादा होगी, मतलब पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाली जो जनसंख्या है, अगर उसकी डिमांड अगर बढ़ जाती है, वो जनसंख्या बढ़ जाती है, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर जनसंख्या कम होगी तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका आय का वितरण। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें क्या है कि अगर आपकी कंट्री के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है तब तो जनरली आपके गुड्स की डिमांड जो है ज्यादा रहेगी, क्योंकि उस प्रोडक्ट को हर कोई खरीदेगा। बट अगर आपके प्रोडक्ट के जो आपका जो कंट्री है, जियो इकोनॉमी है, उसके अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है, तो ऐसे में क्या होगा कि कोई लोग बहुत ज्यादा अमीर होंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब होंगे। ठीक है, तो कुछ लोग तो आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। इस वजह से डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। बाजार मांग पर समाज में आय के वितरण का प्रभाव पड़ता है। यदि आय का वितरण समान रूप से होता है तो मांग अधिक होती है। ठीक है, और अगर आय का वितरण असमान होगा तो मांग कम हो जाएगी। अगर अनइवन होगी, अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। आ जाते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम भी कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मांग का नियम क्या कहलाता है? देखो जी, ये नियम कहता क्या है, ये है, पहले हिंदी में बता दूं। अन्य बातें समान रहने पर, अब ये अन्य बातें कौन सी हैं? जब आपको इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात करी थी, फैक्टर अफेक्टिंग, तो उसके अंदर बताया था कि प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स दोनों आ रहा था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंस, ठीक है, और साइज ऑफ द पॉपुलेशन भी ले सकते हो। ठीक है, और जितने भी थे वो सारे के सारे, ठीक है, उसमें से प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी को अलग निकाल दो, और उसके अलावा बाकी जितने भी सारे हैं ना वो अदर फैक्टर में आ जाते हैं। क्या था वो बोलते हैं, डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन प्राइस ऑफ एक्स, है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना, इनकम था, टेस्ट था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन था। ये सारे के सारे, मतलब प्राइस ऑफ एक्स को छोड़ करके ये सारे के सारे अदर फैक्टर में आते हैं। ठीक है, तो लॉ क्या कह रहा है कि अदर फैक्टर्स के कांस्टेंट रहने पर, व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ठीक है, अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य कारकों के समान, ना इसमें चेंज आ रहा, ना बढ़ रहा है और ना घट रहा है, अगर अन्य कारक समान है तो वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग जो होती है वो घट जाती है, और वस्तु की अपनी कीमत घटने पर वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाती है। यही है लॉ ऑफ डिमांड, बस। ठीक है, इंग्लिश में समझते हैं। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, डिमांड ऑफ प्राइस विल बी डिक्रीज, है ना, और ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस डिमांड ऑफ प्राइस विल बी इंक्रीज। प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ेगी और प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटेगी। ये कहता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इसके अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है कि अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। आप हमेशा क्या कहोगे कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अन्य कारक जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। अब कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, उपभोक्ता की आय में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, उपभोक्ता की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा रही है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये होता है अन्य कारकों का समान रहना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड लिखिए। ठीक है, मांग के नियम की मान्यताएं,
तो क्या है मान के नियम की मान्यता, ये चार चीजें चेंज नहीं हो रही है, तो ये नहीं 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 लगा देना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नॉट चेंज, ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर नॉट चेंज, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर नॉट चेंज और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नॉट चेंज, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, ठीक है। अब जरा देखो हम लोगों ने करना क्या होता है, एक्चुअल में लॉ ऑफ डिमांड को पूरा लिखने का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है जी, डेफिनेशन लिख दोगे। डेफिनेशन लिखने के बाद हो सके तो 2 डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे आप एक टेबल बना दोगे। टेबल क्या रहेगा, 1 2 3 4 और 4 3 2 1, इस तरीके से टेबल बनाओगे, ठीक है। ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका क्वांटिटी हो गया, ठीक है। प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी घटती जा रही है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक ग्राफ बना देना। इस ग्राफ को आप मेजर करके भी बना सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। तो 1 पे था 4, 2 पे 3, 3 पे 2, 4 पे 1, ये आपका डिमांड कर्व बन गया। समझ में आई बात, इनको पॉइंटों को मिला दिया, ये क्या बन गया, डिमांड कर्व। अब इसको एक्सप्लेन कर देना कि कीमत के बढ़ने पर, ठीक है, डिमांड घट जाती है। जैसे कि आप इसमें पॉइंट 1 बना दो, पॉइंट ए पर कीमत जो है वो 4 है तो क्वांटिटी कितनी आ रही है, 1 यूनिट का कंजम्पशन किया जा रहा है। अगर कीमत घट करके 1 पॉइंट हो जाती है, 1 रुपये हो जाती है, तो क्वांटिटी बढ़ के 4 यूनिट हो जाती है। कुछ ही 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना। और इस तरीके से आपका लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आंसर लिखने का तरीका सबसे ज़्यादा जरूरी होता है एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए। आपको नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, जब तक आप लिख के नहीं दिखाओगे तब तक मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद अगला टॉपिक था अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक बार पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में स्थिरता, मतलब उसके जो प्रेफरेंस और टेस्ट है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, ठीक है। क्रेता की आय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। उपभोक्ता निकटतम भविष्य में वस्तु की उपलब्धता और अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना नहीं करता। मतलब जो कंज्यूमर है वो फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन लगा करके नहीं बैठा है कि आगे चल के जो है रेट घटेंगे या बढ़ेंगे। समझ में आई बात।